लास्ट क्लास में हम लोगों ने फैक्टर अफेक्टिंग एसएन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो उसमें नेचर ऑफ सबस्ट्रेट के बारे में मैंने बात किया था। तो उसमें आपको बताया गया था कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक साइट स्टेरिकली मोर हिंडर्ड होगा तो SN1 प्रेफर करेगा, और इलेक्ट्रोफिलिक साइट स्टेरिकली लेस हिंडर्ड होगा तो SN2 रिएक्शन प्रेफर करेगा। यही रीजन है कि जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड होता है वो SN1 प्रेफर करता है, और 1 डिग्री जो एल्काइल हैलाइड होता है वो SN2 रिएक्शन प्रेफर करता है। तो अगर इस तरीके का सबस्ट्रेट दे रखा है और इसमें SN1 रिएक्शन होगी, तो SN1 रिएक्शन होगी तो बताइए सबसे पहले क्या होगा, इसमें लीविंग ग्रुप पर निकलना होगा। तो जब लीविंग ग्रुप यहां से निकलेगा तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, इसके पास p ऑर्बिटल है ना, p ऑर्बिटल है, ये फ्रंट साइड है और ये रियर साइड। फ्रंट पे अटैक करेगा कि रियर पे अटैक करेगा, तो फ्रंट और रियर पे अटैक करने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 50-50% है। अगर 50% इधर अटैक करने की, 50% फ्रंट साइड से। लेकिन क्योंकि इधर से लीविंग ग्रुप जब डिपार्ट करना स्टार्ट कर देता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर देगा। यही रीजन है जो इन्वर्जन वाला होता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है, वो ज्यादा अमाउंट में होता है रिटेंशन वाले, यानी कि रेसमाइजेशन 100% नहीं होता, इसमें इन्वर्जन लीड करता है। तो जो रेसमाइजेशन का एक्सटेंट है वो बढ़ाया जा सकता है, यानी कार्बोकैटायन का बनना जितना फास्ट हो तो रियर और फ्रंट साइड से अटैक भी की प्रोबेबिलिटी उतना ज्यादा इक्वल होता जाएगा। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ये डिसाइड करेगी कितना फास्टली कार्बोकैटायन का बनना होगा। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, इस कार्बोकैटायन का बनना, सबस्ट्रेट से कार्बोकैटायन का बनना उतना आसान होगा, और जितना आसान कार्बोकैटायन का बनना होगा, हम लोग बोलेंगे फ्रंट और रियर साइड पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही इक्वल प्रोबेबिलिटी में बढ़ता जाएगा। तो अगर डिफरेंट सबस्ट्रेट दे रखे हैं और उनमें से आपसे पूछा जाए, बताइए इनमें से रेसमाइजेशन का स्टेंट सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो आप चेक कर ले स्टेबिलिटी। आप कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, सारे में लीविंग ग्रुप निकाल दे, Cl निकाल दे, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी चेक कर दे, मैक्सिमम रेजोनेंस प्लस H और प्लस Me, इस वजह से ये वाला सबसे हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें रेजोनेंस है, केवल एक ही pH रेजोनेंस दे रहा है, इतना पार्ट देखो कॉमन है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कौन बढ़ा रहा है, एथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, तो इसमें ऐसा हो जाएगा। तो रेसमाइजेशन का एक्सटेंट का ऑर्डर पूछा जाए, रेसमाइजेशन एक्सटेंट का, तो रेसमाइजेशन एक्सटेंट का ऑर्डर ऐसा होगा, मैक्सिमम उसका होगा और मिनिमम इसका होगा। यही चीज अगर ऐसा दे रखा है, लीविंग ग्रुप OTS हो गया, इसमें चेक करें मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन होगा 3 बेंजीन से स्टेबलाइज है, जबकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर चेक किया जाए 2 2 4 2 6 है ना, इसको स्प्लिट करो, स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा CS2 CS3, 2 2 4 2 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, और उस वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव या सबसे ज्यादा रेसमाइजेशन का एक्सटेंट लास्ट वाले में होगा, फिर इसके बाद फर्स्ट में होगा, यानी ये सेकंड नंबर पे हो जाएगा, फिर इसमें होगा, सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन इसमें तो इस पे हो जाएगा। तो जो रेसमाइजेशन का एक्सटेंट है किस पे डिपेंड करेगा, एल्काइल हैलाइड से जो बनने वाला कार्बोकैटायन होगा उसके स्टेबिलिटी पे। मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, मोर विल बी एक्सटेंट ऑफ रेसमाइजेशन। क्लियर है, तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको अच्छे। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, है ना, मतलब कार्बोकैटायन। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, दैट इज कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। जो जितने आसानी से कार्बोकैटायन को या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दे, उसे हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी। बात क्लियर है। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड न्यूक्लियोफाइल कौन हो सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा
वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिसिटी में अंतर क्या है? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिचनेस को, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो होगा। इलेक्ट्रॉन रिचनेस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। बात क्लियर है? तो जो भी इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद उसके स्ट्रेंथ को न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं, है ना। उसका जो वर्किंग स्ट्रेंथ होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, यानी उस लोन पेयर को डोनेट करने की एबिलिटी को बोला जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी। बात क्लियर है? तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं बेस। बेस भी क्या होता है? वो भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है। बेस भी क्या होता है? वो भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इसी तरीके से अगर बेस इलेक्ट्रॉन रिच है उसके पास भी कंडीशन क्या है? एक लोन पेयर होना चाहिए। न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए न्यूट्रल या फिर नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। बेस है तो उसके पास लोन पेयर होगा, और लोन पेयर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो बेस और न्यूक्लियोफाइल में कॉमन बात क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन रिच। डिफरेंस किस बात का? डिफरेंस इस बात का है कि जो बेस होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को अप्रोच करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज क्या होगा? प्रोटॉन होगा। बेस हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो सेंटर होगा H पॉजिटिव अप्रोच करेगा, जबकि न्यूक्लियोफाइल अदर देन H पॉजिटिव यूजुअली कार्बन होता है। तो अगर कार्बन को अप्रोच करेगा तो हम लोग बोलेंगे वो न्यूक्लियोफाइल होगा। कार्बन के अलावा कुछ है, मतलब कार्बन के अलावा अगर हाइड्रोजन है तो नहीं। तो बेस का याद रखें, अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है तो वो बेस बोला जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? अदर देन H पॉजिटिव। तो एक बार फिर से समझते हैं न्यूक्लियोफाइल और बेस में कॉमन बात क्या है? दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। क्या डिफरेंस है? बेस हमेशा H पॉजिटिव से इंटरैक्ट करेगा, H पॉजिटिव को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, जबकि न्यूक्लियोफाइल अदर देन H पॉजिटिव वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा। हम लोग बात करते हैं बेसिसिटी क्या होता है? एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू H पॉजिटिव। H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी को बोला जाता है बेसिसिटी। तो बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी की डेफिनेशन क्या है? एबिलिटी टू डोनेट H पॉजिटिव लो LP इलेक्ट्रॉन पेयर बोले ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन पेयर टू H पॉजिटिव। ये हो गया बेसिसिटी का। ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू कार्बन, है ना। कार्बन कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रोफिलिक साइट होना चाहिए। वो कार्बोकेटाइन भी हो सकता है ना। तो अगर अदर देन H पॉजिटिव है ना, एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये लिखा जाता है, टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अदर देन H पॉजिटिव। यूजुअली क्या होता है? कार्बन। इसमें क्या होता है? यूजुअली कार्बन। देखिए बेस होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करेगा? H को, तो वो क्या हो जाएगा? PH हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और वही अगर न्यूक्लियोफाइल होगा, है ना, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो सपोज दैट CH3 ऐसा है, तो वो न्यूक्लियोफाइल। तो ये तो बात आई डेफिनेशन की। अभी हम लोग बात करें दूसरा पॉइंट, हम लोग साइज का लेते हैं। साइज के बारे में बात करें, साइज कैसा हो सो डेट की बेसिसिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी में उसका इम्पैक्ट है। साइज के बारे में बात करते हैं। तो साइज देखो, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसमें जो बेसिसिटी है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना बड़ा साइज होता जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होती जाएगी। मतलब क्या हुआ, एफ सी एल बी आर आई, इसमें सबसे बड़ा साइज आई का है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा आई की होगी, फ्लोरीन की सबसे। यही चीज जब हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। बात क्लियर है। OH और SH में बोला जाए कौन ज्यादा अच्छा बेस होगा, OH और SH में, तो OH और SH में ऑक्सीजन का साइज छोटा है, SH का साइज बड़ा है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इस पे, यानी OH ज्यादा अच्छा बेस होगा SH। इसमें पूछा जाए SH और OH में ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, तो आंसर है SH ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। चार्ज डेंसिटी, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बेसिसिटी जो होता है वो चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जहां पर भी बेसिक स्ट्रेंथ चार्ज डेंसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या हुआ, आइए इसके बारे में बात करें। चार्ज डेंसिटी से भी रिलेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी रिलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। आइए इनमें से बोला जाए सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, तो चेक करें बेसिसिटी सबसे ज्यादा किस पे होनी चाहिए। इन चारों में कॉमन बात क्या, सेकंड पीरियड के, सेकंड पीरियड एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते, तो बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है घटती है, तो चूंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते क्रम में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते क्रम में। तो जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन को वो अपने पास रखेगा, उसका जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा। तो जितना वीक होगा उतने आसानी से वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, चाहे वो H पॉजिटिव या अदर देन H पॉजिटिव। तो इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में बिल्कुल यही चीज है, चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो चाहे वो H पॉजिटिव हो या फिर अदर देन H पॉजिटिव केस, उन दोनों ही केसेस में ये ज्यादा अच्छा। तो याद रखिए एक ही पीरियड के अगर एलिमेंट होंगे, एक ही पीरियड के एलिमेंट होंगे, उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी का भी लगे हाथ देख लें, चार्ज डेंसिटी का ये। तो चार्ज डेंसिटी में चलो देखो एक एग्जांपल देखते हैं। चार्ज डेंसिटी में तो रेजोनेंस में चेक करें, उस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी, हम लोग बोलेंगे चार्ज डेंसिटी। ये चार्ज डेंसिटी पे बेस्ड है, ये चार्ज डेंसिटी पे बेस्ड है। उस एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, हम लोग बोलेंगे चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, बेसिक स्ट्रेंथ या न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो चारों में कॉमन बात क्या, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर है। इन चारों ऑक्सीजन पे जिसमें जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, हम लोग बोलेंगे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो इन चारों में चेक करें, यहां पर तो ऑप्शन रेजोनेंस में, यहां पर भी ऑप्शन रेजोनेंस में, इन दोनों रेजोनेंस में नहीं है, लेकिन CH3 क्या कर रहा है, प्लस आई देगा, प्लस आई देगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा, जबकि इसमें ना बढ़ाने घटाने वाला फैक्टर पीएच क्या करे, रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस किसमें, इसमें मिलता है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलता है, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाए, बेसिस स्ट्रेन का ऑर्डर क्या हो जाए, ऐसा हो जाएगा।
चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा पैरेलल चलता है। जो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का होगा, यानी क्या है ये बेसिसिटी का, ये वही न्यूक्लियोफिलिसिटी हो जाएगा। तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पैरेलल होगा। चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करें, चार्ज डेंसिटी अगर इसमें एक और इंक्लूड कर लें, PHSO3, तो इसमें तो और ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस हो जाएगा। और ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस होगा, इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी या फिर चार्ज डेंसिटी उतनी कम हो जाएगी, और चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो हम लोग बोलेंगे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी या न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। तो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट जितना ज्यादा, अवेलेबिलिटी या चार्ज डेंसिटी कम, बेसिसिटी या फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी लेस होगी। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं पोलराइजेबिलिटी के बारे में, है ना। पोलराइजेबिलिटी क्या है? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेबिलिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेबिलिटी। जितना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो फोर्थ पॉइंट है पोलराइजेबिलिटी। बेसिसिटी के बारे में बात करें, पोलराइजेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वही चीज हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बात करें, पोलराइजेबिलिटी के डायरेक्टली, पोलराइजेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आइए इसके बारे में बात करते हैं। पोलराइजेबिलिटी होता क्या है? तो कैटायन है और एनायन में साइज रिलेटिवली किसका बड़ा होता है? ऑब्वियस सी बात है एनायन का बड़ा होगा। तो किसी एनायन का उसके कैटायन के द्वारा अट्रैक्ट हो जाने की टेंडेंसी को बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। ऐसा समझ सकते हो कि कोई छोटा बच्चा है, इसको आप छोटा बच्चा एक तरीके से, और इसको लॉलीपॉप दिखाया जाए, है ना, ऐसे चॉकलेट, टॉफी या लॉलीपॉप दिखाया जाए, तो छोटा बच्चा ये तो समझेगा नहीं कि कौन है ये, हमारे जानने वाले नहीं जानने वाले हैं, वो तो चॉकलेट टॉफी देखेगा, उधर भागेगा। तो जब कोई पॉजिटिव चार्ज वाला एनायन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे तो इसको क्या बोलते हैं? पोलराइजेबिलिटी। अब इसका साइज ऐसा नहीं, इसका साइज डिफॉर्म हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि इधर की ओर कैटायन की ओर भाग रहा है, कैटायन की ओर भागेगा तो क्या होगा? इंटरेक्ट करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये किस पे? ये जो एनायन, ये पोलराइज हो जाने की एबिलिटी हो, है ना, इसे इधर धीरे धीरे अट्रैक्ट हो रहा है, ये अट्रैक्ट होने की एबिलिटी को बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो साइज जितना बड़ा होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का होल्ड कम होगा, नियर बाई कैटायन से पोलराइज हो जाने की उसके अंदर एबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो जो पोलराइजेबिलिटी है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो पोलराइजेबिलिटी है साइज ऑफ एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना बड़ा साइज होगा उसके अंदर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा। यही रीजन है, अगर हम लोग बात करें FCl, Br और I, सबसे बड़ा साइज किसका है? I नेगेटिव का। सबसे छोटा साइज किसका है? फ्लोरीन का। तो सबसे आसानी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन नियर बाई कैटायन से किस में पोलराइज होंगे? I नेगेटिव में। I नेगेटिव होंगे तो पोलराइजेबिलिटी ऐसा हो जाएगा। यहां पर भी बिल्कुल वही चीज हम लोग बात करें, FCl, Br, I, ऐसा ना हो पाए, है ना, ऐसा ना हो पाए। तो ऐसा ना हो पाए नहीं होने का मतलब ये क्या होगा? यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या है? H पॉजिटिव। वहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अदर देन H पॉजिटिव। तो अगर H पॉजिटिव की चार्ज डेंसिटी में मैटर करता है, चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा हाई होगा उससे इंटरेक्ट उतना ज्यादा करेगा। चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? चार्ज डेंसिटी डिपेंड करती है एरिया पे। एक नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पे भी है, एक नेगेटिव चार्ज आयोडीन पे भी है। बट फ्लोरीन का साइज क्या है? फ्लोरीन का साइज आयोडीन से छोटा है, जबकि आयोडीन का साइज, का वैलेंस सेल 5th से 6th सेल है, इसका वैलेंस सेल, इसका वैलेंस सेल 2nd सेल है। साइज सबसे बड़ा होगा, साइज सबसे छोटा होगा। तो इसमें जब ओवरलैपिंग होगी तो जो ओवरलैपिंग वो कंपैरेबल बनने वाली बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी इसमें ज्यादा होगी, जबकि आई का साइज बड़ा होने के कारण जो इंटरेक्शन होगा या ओवरलैपिंग वो बहुत ही पुअर होगा। तो याद रखना, बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है, बेसिसिटी जो होती है, पोलराइजेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, उसमें ऐसा होगा चार्ज डेंसिटी इनवर्सली। तो चार्ज डेंसिटी किस पर डिपेंड करता है? साइज के इनवर्सली। जितना छोटा साइज होगा चार्ज डेंसिटी ज्यादा। अब ऐसे समझ लो, एक नेगेटिव चार्ज डिफरेंट साइज पे डाला जा रहा है, तो साइज जितना छोटा होगा
पर यूनिट एरिया। फ्लोरीन अगर साइज ऐसा है तो आयोडीन का साइज ऐसा होगा। दोनों पे एक ही नेगेटिव चार्ज है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी किसमें ज्यादा होगी? इसी बात इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। अरे जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज कैसे डिफर कर रहा है? एक ही पीरियड के हैं, थर्ड पीरियड के हैं ये। तो थर्ड पीरियड होंगे, जैसे जैसे पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों ही डिक्रीज होगी। तो ये ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों का है ना। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी कम होती जाएगी। सेम एक ही ग्रुप के आ गए तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी रिवर्स हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का और बेसिसिटी का। सेम एटम पे है, अगर लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट होगा, अवेलेबिलिटी कम होगी, चार्ज डेंसिटी कम होगी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिसिटी दोनों ही कम होगी। तो सबसे इफेक्टिव रेजोनेंस किसमें होगा? इसमें होता है, इसमें किलोइड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती है, सारी चीज आपको बताई जा चुकी है। तो सबसे लीस्ट बेसिक होगा, मोस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी इसकी होगी, फिर 2 नंबर इसका होगा, फिर 3 नंबर। इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी और जो बेसिसिटी है वो पैरेलल चलता है। फोर्थ वन में बिल्कुल सेम बात, मोर द नंबर ऑफ रेजोनेंस, ज्यादा इफेक्टिवली रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ज्यादा इफेक्टिवली अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो अवेलेबिलिटी कम होगा, यानी इसकी बेसिसिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। फोर्थ के बारे में बात किया जाए, ये चीज अभी हाइड्रोकार्बन में आपको बताया गया था, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में आल्दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर भी है, देखो 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अपेरेंटली लग रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। बट इसका रिवर्स होता है, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिसिटी दोनों ही होगी। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी पैरेलल है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। इसमें नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस हो जाएगा तो ऐसा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। इन दोनों में से न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी? तो ऑक्सीजन और कार्बन पे, सिंस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती, इस वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिसिटी दोनों ही पैरेलल है, इसमें सेकंड वाले की ज्यादा होगी। इन चारों में एक बात कॉमन है कि फर्स्ट मेंबर में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो नेबरिंग पोजीशन पे प्रेजेंट है ना, एडजेसेंट पोजीशन प्रेजेंट है, जबकि उसमें ऐसा नहीं है। तो नेबरिंग पोजीशन पे प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर एलपी रिपल्शन फोर्स लगता है। कौन सा रिपल्शन फोर्स है? एलपी रिपल्शन फोर्स। तो एलपी रिपल्शन फोर्स की वजह से सिस्टम डिस्टर्ब है। तो रिपल्शन फोर्स यहाँ को मिनिमाइज करने के लिए लोन पेयर डोनेट करने को पसंद करेगा, और लोन पेयर डोनेट करना जितना आसान होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिसिटी ज्यादा। तो इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा। बात क्लियर है? न्यूक्लियोफिलिसिटी में सॉल्वेंट का भी रोल आता है। सॉल्वेंट क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट करेगा। पोलर कोटिक सॉल्वेंट में ऑर्डर कुछ और आएगा और पोलर अप्रोटिक के केस में कुछ और आएगा, तो उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट पढ़ लेंगे, है ना। बट इसमें से हम लोग बात करें, ये तो हम लोगों ने कंपेयर कर दिया। अब बात आई कि SN1 SN2 रिएक्शन में किस कैटेगरी का, किस स्ट्रेंथ का सॉल्वेंट हो, सो दैट वो लोग प्रिफर करेगा। तो SN1 SN2 के बारे में समझ ले। SN2 वर्सेस SN1 में, है ना, इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 रिएक्शन, जबकि वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो फेवर करेगा SN1 को। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करें तो यूजुअली नेगेटिवली चार्ज जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना, वो OH नेगेटिव हो गया, OR नेगेटिव हो गया, CH3 नेगेटिव हो गया, NH2 नेगेटिव हो गया, SS नेगेटिव हो गया, ये सारे स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आते हैं। वीक न्यूक्लियोफाइल में यूजुअली न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो इन कैटेगरी में आते हैं, जैसे वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, अमोनिया हो गया, है ना, ये सारे वीक न्यूक्लियोफाइल हो गए, एक कैटेगरी।
चार्ज वाले केस में देखिए, चार्ज वाले केस में जितना ज्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व, तो चार्ज वाले केस में देखिए ये आल्दो नेगेटिव चार्ज बट रेजोनेंस में इसका इन्वॉल्वमेंट है। इसी तरीके से हम लोग बात करें, इस पे भी चार्ज है लेकिन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से रेजोनेंस में इसका इन्वॉल्वमेंट है। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस में इसका इन्वॉल्वमेंट होगा हम लोग बोलेंगे वो वीक, भले इस पे नेगेटिव चार्ज और वीक के उसमें कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। और वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो SN1 को फेवर करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये बेसिक डिफरेंस है। बेसिकली एक बार फिर से समझिए, वीक न्यूक्लियोफाइल है तो वो SN1 को प्रिफर करेगा, स्ट्रॉन्ग भाई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन तक पहुंचना चाहिए, कार्बन तक तभी पहुंचेगा जब स्ट्रॉन्ग होगा, एक ही स्टेप में तभी पहुंच पाएगा, तो स्ट्रॉन्ग होगा तो ऐसा होना चाहिए। वीक होगा तो पहले स्टेप में नहीं पहुंच पाएगा, दूसरे स्टेप पहुंचेगा। दूसरा स्टेप कैसा होता है, फास्ट स्टेप होता है। फास्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता नहीं है, इस वजह से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होने के लिए पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, है ना। यूजुअली नेगेटिवली चार्ज होते हैं, पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होते हैं। सॉल्वेंट होता है, दूसरा नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। बात क्लियर है, एक होता है पोलर सॉल्वेंट, दूसरा नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, उसके बारे में क्योंकि यहाँ पर पोलरिटी का रिलेशन डाइपोल मूवमेंट से है, तो जिसका डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो वो पोलर हो जाएगा, और जिसका डाइपोल मूवमेंट नियरली जीरो या फिर एग्जैक्ट जीरो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट हो जाएगा। अब पोलर सॉल्वेंट दो तरीके के हैं, पोलर सॉल्वेंट फर्दर दो तरीके के हैं। एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरा है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। दो तरीके के सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक के सॉल्वेंट क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन से अटैच्ड अगर उसके पास H है तो वो पोलर प्रोटिक। प्रोटिक का कंसेप्ट देखो, यहां पर प्रोटॉन से है, यहां पर प्रोटिक का कंसेप्ट किससे है, प्रोटॉन से है। तो अगर उसके पास प्रोटॉन, लेकिन वो प्रोटॉन कैसा होना चाहिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फ्लोरीन से अटैच्ड अगर हाइड्रोजन है तो वो पोलर अप्रोटिक का अगर हम लोग बात करें, इसमें इस तरीके का हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। किस तरीके का हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन से अटैच्ड हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। हम लोग बात करते हैं CH3 वाटर के बारे में बात करें, वाटर हो गया, HCOOH हो गया, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसके बाद एल्कोहल हो गया, है ना, इसके बाद एंड। तो ये सारे आपके क्या है, ये है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होगा, जिनके पास ऐसा ना हो, तो ऐसे में एक है एसीटोन। क्या है ये, इसका एसीटोन, प्यार से मैं इसको एसीटोन बोलता हूं। एसीटोन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। देखिए इसका डायपोल मोमेंट तो नॉन जीरो है बट पोलर अप्रोच। इसी तरह के DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। फॉर्मामाइड क्या होता है, ये इसमें इस नाइट्रोजन के दोनों एच हटा के यहां पर Me ग्रुप ले लिया जाए तो ये है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। इसी तरीके से DMA भी होता है, डाई मिथाइल एसिटामाइड। क्या होता है देखिए, डाई मिथाइल एसिटामाइड, DMA। इसी तरीके होता है DMSO, डाई मिथाइल डाई सल्फोक्साइड, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। इसी तरीके से THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉल, है ना, THF। तो इस पे आप क्या देख रहे हैं, इनका डाइपोल मूवमेंट
नॉन जीरो है, बट ऐसा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो याद रखिए दो तरीके के सॉल्वेंट है, एक सॉल्वेंट होता है पोलर सॉल्वेंट, दूसरा होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होते हैं जिनके पास ऐसा हाइड्रोजन हो, ऐसा हाइड्रोजन ना हो बट डायपोल मोमेंट जीरो, नॉन जीरो, तो वो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे पीपीएस बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और पीएएस पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट बोलेंगे। बात क्लियर है? अब आइए SN1 SN2 के बारे में, है ना। याद रखना जो पोलर प्रोटिक है ये प्रेफर SN1 रिएक्शन है, यानी कि फेवर्स SN रिएक्शन, SN1 रिएक्शन फेवर्स SN1 रिएक्शन। ये क्या है? फेवर्स SN2 रिएक्शन। अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN2 रिएक्शन को, और पोलर प्रोटिक है तो वो SN1 को प्रेफर करता है। फिर से समझिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN2 रिएक्शन। ऐसा क्यों होता, आइए उसके बारे में समझते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में ऐसा क्या खास है कि वो SN1 को प्रेफर करता है, जबकि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में बात करें वो SN2 क्यों प्रेफर करता है, आइए उसके बारे में बात करें, है ना। अगर हम लोग वाटर लेते हैं तो ये कैसा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, किसको प्रेफर करेगा? SN1 को प्रेफर करेगा, SN1 रिएक्शन देना। आखिर इसमें ऐसा क्या खास बात है, क्या खूबी है, हम लोग उसके बारे में बात करें। तो जो वाटर है इसका हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? अपोजिट आयन के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना ज्यादा ये होगा उन दो आयन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स उतना कम होगा, उनका आयोनाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, है ना। और दूसरा, टू हेल्प इन द आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन में हेल्प करेगा। आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं। सपोज डेट C2Cl बॉन्ड है, बात क्लियर है। कोई सबस्ट्रेट है, C2Cl बॉन्ड है, पॉजिटिव पोल ये है और नेगेटिव पोल ये है। जब इसको वाटर में लिया, है ना, या प्रोटिक सॉल्वेंट में लिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में एक पॉजिटिव पोल होगा और दूसरा पोल क्या होगा? वो नेगेटिव पोल होगा। तो नेगेटिव पोल को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक पॉजिटिव पोल होगा, दूसरा नेगेटिव पोल, है ना। F होगा तो HF हो जाएगा, वाटर होगा HO हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ये पॉजिटिव पोल होगा और ये नेगेटिव पोल होगा। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, पॉजिटिव पोल ये होगा, नेगेटिव पोल क्या होगा। तो जब सबस्ट्रेट को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में लिया तो सबस्ट्रेट का पॉजिटिव नेगेटिव पोल ऐसा है, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पोल का में इसका क्या रोल आया, आइए उसके बारे में। अभी जो नेगेटिव पोल है सॉल्वेंट का पॉजिटिव पोल, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो रहा है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से इस तरीके से क्लस्टर बन जाएगा। बात क्लियर है? इसी तरीके पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव वाला, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव वाला पोल। तो एक रस्सी खींचने वाला गेम होता है, कुछ लोग इधर होते हैं, कुछ एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है ना, खींचते हैं। अब इधर और उधर दोनों की स्ट्रेंथ अगर एक जैसी होगी तो क्या होगा, ना तो लाइन को इधर जा रहा होगा ना उधर का इधर आ रहा होगा, ठीक बीच में होगा ना। कुछ लोग इधर ऐसे खींच रहे हैं, कुछ लोग इधर है, तो ना तो इधर वाले उधर जा रहे हो ना उधर, क्यों? क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है। एक कंडीशन हो सकती है, जो रस्सी है अगर कमजोर रस्सी है तो रस्सी क्या टूट जाएगी। तो वही चीज होगा जब सबस्ट्रेट को पोलर सॉल्वेंट में लेते हैं तो सॉल्वेंट पहला काम क्या करता है, जो भी सब पोलर बॉन्ड उसको आयोनाइज करता है। आयोनाइज किया, क्या बन गया? कार्बोकैटायन मिल गया,
और साथ में Cl नेगेटिव मिल गया, है ना। कार्बोकैटायन मिल जाएगा और साथ में Cl नेगेटिव मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब देखो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम क्या है। हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम है, सपोज दैट ये इसमें कैटायन है और ये एनायन, ये Cl समझ सकते हो, ये कार्बन सकते हो, अगर यहां से समझ लिया। इनके बीच में पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना जाएगा वो उतने तेजी से इनके बीच में जाएगा। इनके बीच में अगर तेजी जाएगा तो क्या होगा, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ाएगा, डिस्टेंस बढ़ाएगा तो क्या होगा, ये आयोनाइज हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो जो पोलर बॉन्ड है उनके बीच में उतने तेजी से इंसर्ट करता है वो सॉल्वेंट, क्या करता है, दोनों को सेपरेट कर देता है, इस तरीके से सेपरेट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा इस तरीके से सेपरेट करने की टेंडेंसी उसके अंदर ज्यादा होगी। अब अपोजिट आयन में इसके बाद जब इसने इसको आयोनाइज करा दिया तो इसका जो तीसरा फंक्शन है वो देखिए, तीसरा फंक्शन क्या है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, आयोनाइज कराने के बाद यहां पर जो तीसरा पॉइंट है, टू सॉल्वेट आयंस, है ना। ये जो आयंस बनेंगे उसको बाई आयन डाइपोल अट्रैक्शन, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। जब अपोजिट आयन में इसने स्प्लिट कर दिया तो यहां तक इसका काम है, तो अपोजिट आयन में तोड़ दिया। अब इसके बाद जो आयन उसको स्टेबलाइज सॉल्वेट भी कर रहा है, मतलब क्या हुआ, जो आयन है सॉल्वेंट का पॉजिटिव पोल, सॉल्वेंट का पॉजिटिव पोल, सॉल्वेंट का पॉजिटिव पोल, सॉल्वेंट का पॉजिटिव पोल, इसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। वही चीज यहां पर भी है, हम लोग बात करें इसमें क्या होगा, जो भी पोलर सोर्स का नेगेटिव पोल इसको स्टेबलाइज करेगा। बात क्लियर है। तो इसने क्या किया, जो सबस्ट्रेट है उसको आयोनाइज कराएगा और साथ में उसको सॉल्वेट भी करेगा, स्टेबलाइज करेगा। कैसे, बाय आयन डाइपोल अट्रैक्शन। ये भी स्टेबलाइज हो गया, ये भी स्टेबलाइज हो गया। बात क्लियर है। तो SN1 रिएक्शन में खास बात क्या, सॉल्वेंट का रोल ये है। SN1 रिएक्शन में एक इसमें काम क्या है, इसमें SN1 रिएक्शन में जो पोलर सॉल्वेंट होता है, PS पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डिक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम करता है कौन, पोलर सॉल्वेंट। सपोज दैट इसमें न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट था Nu, तो बताइए न्यूक्लियोफाइल Nu है और पोलर सॉल्वेंट का नेगेटिव पोल है, तो वो क्या करेगा, जितने भी सोल्यूशन में नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज या इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज उनको सॉल्वेट करेगा। तो Cl को किया, अभी इसको भी करेगा। तो अभी क्या होगा, इसका नेगेटिव चार्ज डाइल्यूट हुआ, नेगेटिव चार्ज डाइल्यूट होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हुई। यही बोला जाता है कि पोलर सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्या करता है, इट डिक्रीजेज न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ पोलर। कौन डिक्रीज करेगा, पोलर। तो पोलर सॉल्वेंट काम क्या, सबस्ट्रेट को आयोनाइज करना और साथ में अगर नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होगा तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट बेसिकली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के दो पार्ट है, पोलर अप्रोटिक एंड पोलर प्रोटिक। तो पोलर प्रोटिक के बारे में डिस्कस कर चुका, पोलर प्रोटिक के अप्रोटिक के बारे में बात करते हैं। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा ये SN2 को फेवर करते हैं। तो अगर सबस्ट्रेट आयोनाइज हो जाएगा तो बताइए कार्बोटाइन का बनना हो जाएगा, कार्बोटाइन का बनना होगा मीन वो SN1 को फेवर करेगा। सोचो सबस्ट्रेट आयोनाइज ही ना होने पाए तो क्या हो, कार्बोटाइन नहीं बन पाएगा, कार्बोटाइन नहीं बन पाएगा तो उसकी मजबूरी एक स्टेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दैट इज SN2 को फेवर करेगा। तो इसमें से एक हम लोग लेते हैं एसीटोन लेते हैं, CH3COCH3। कैसा है ये, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अभी कुछ तरीके बताया है कैसे, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन सल्फर सल्फर हाइड्रोजन ही होना चाहिए, नहीं है। इसमें पोलर बॉन्ड कौन सा है, नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल है। पॉजिटिव पोल कैसा है, ये स्टेरिकली हिंडर्ड है।
तो अगर स्टेरिकली हिंडर्ड होगा तो फिर क्या रोल आएगा, कैसे ये सबस्ट्रेट से इंटरेक्ट करता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। आपने इसको लिया पोलर अप्रोटिक एसीटोन लिया, ठीक है। जैसे पिछली बार हम लोगों ने देखा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इससे इंटरेक्ट करता था, इसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक साइड और न्यूक्लियोफिलिक साइड। नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, बताइए पॉजिटिव पोल कैसा है, स्टेरिकली हिंडर्ड। पॉजिटिव पोल कैसा है, स्टेरिकली हिंडर्ड। पॉजिटिव पोल कैसा है, स्टेरिकली हिंडर्ड, He, है ना, ये पॉजिटिव पोल है। तो अभी क्या होगा, पॉजिटिव पोल सिंस स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो इसमें क्या होगा, Cl को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इसके बाद एसीटोन का नेगेटिव पोल क्या है, ऑक्सीजन है। बताइए अभी इसमें ऑक्सीजन तो फ्री है, यहां पर स्टेरिक हिंडनेस नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अटैक करेगा, सॉल्वेट करेगा। लेकिन जो नेगेटिव पोल है, पोलर सॉल्वेंट का पॉजिटिव पोल इसको उतना इफेक्टिवली सॉल्वेट नहीं, क्योंकि पिछली बार क्या होता था, हाइड्रोजन होता था, और अभी क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है। तो अभी क्या हुआ, इन दोनों फिर से रस्सी खींचने वाली गेम, कुछ लोग उधर है कुछ लोग इधर है, लाइन ड्रॉ कर दी गई, इधर वाली टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग इधर, क्योंकि इसमें सॉल्व इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स इसमें ज्यादा वीकन है, जबकि इसमें क्या पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज फ्री है, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, यानी ये वाली टीम स्ट्रॉन्ग है। तो जब इसमें खींचने की बात आएगी तो ये पूरी टीम उधर वाली टीम इधर मेरी तरफ खींच के चली आएगी। तो जब पूरी टीम इधर की, तो रस्सी बताइए क्या कभी टूट पाएगी, नहीं टूट पाएगी, क्योंकि दूसरी वाली टीम वीक है, रस्सी टूट नहीं पाएगी। रस्सी टूट नहीं पाएगी तो इसमें क्या होगा, इस बॉन्ड का आयोनाइजेशन नहीं हो पाता है। आयोनाइजेशन नहीं हो पाएगा, यही रीजन है कि इसमें कार्बोकेटाइन का बनना नहीं होगा, मीन SN2 को फेवर करेगा। तो सबस्ट्रेट का बेसिकली यहां पर आयोनाइजेशन नहीं हो पाता है, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकली इसमें इसका सॉल्वेशन नहीं हो पाता था, जैसा कि पोलर कोटे के केस में हो पाता है। यही रीजन है कि यहाँ पर दो अपोजिट आयन में स्प्लिट नहीं हो पाएंगे, दो अपोजिट आयन में स्प्लिट नहीं हो पाएंगे, यानी कि यहाँ पर SN2। बस अंतर क्या है, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन होता था, वो फ्री होता था, इस वजह से एफिशिएंटली Cl नहीं, मतलब नेगेटिव पोल को सॉल्वेट करता था। यही रीजन है कि ये SN2। तो आप जितने भी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, सबके चेक करिए, जो पॉजिटिव पोल है वो स्टेरिकली हिंडर्ड है, और यही रीजन है कि जो भी सबस्टिट्यूट का आयोनाइजेशन नहीं होगा, तो हम लोग बोलेंगे वो उसको आयोनाइज नहीं कर पाएगा, कार्बोकेटाइन नहीं बन पाएगा, दैट इज SN2 मैनर में रिएक्शन होगी। सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज की जाए, सॉल्वेंट की पोलैरिटी अगर चेंज किया जाए तो रेट में क्या फर्क पड़ता है, ये उसके बारे में। तो जितना पोलर सॉल्वेंट होगा, है ना, जो बनने वाला TS होगा उसको उतना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, है ना। ट्रांजिशन स्टेट में पॉजिटिव नेगेटिव पोल उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा बाय सॉल्वेशन। तो अगर वाटर सॉल्वेंट, तो इसका जो रेट है 1600 है। अभी वाटर यानी पोलैरिटी कम कर दी गई, एथाइल अल्कोहल की पोलैरिटी इससे कम हो गई, तो अभी पोलैरिटी वाटर एक तरीके से डाइल्यूट कर दी, 400 हो गई, और पोलैरिटी डाइल्यूट कर दिया, है ना। इसके बाद 10 और फिर 1 हो जाए, ऐसा है। तो अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी सेम रिएक्शन के बाद वाटर में लिया जाए और सेम रिएक्शन को इथाइल अल्कोहल में कंपेयर किया जाए तो 1600 का डिफरेंस आएगा। इसके बाद जैसे जैसे वाटर की पोलैरिटी कम कर दी जाएगी, हम लोग बोले रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लो आप। एक एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी देख लें और दूसरे पे रिएक्शन प्रोग्रेस। एक एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी और दूसरे वाले स्टेप पे रिएक्शन प्रोग्रेस देख लें। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम लोग एक्सिस लिया और जेड रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन स्टार्ट किया।
ये जब सॉल्वेंट वाटर लिया गया, इसमें 100% वाटर वाला केस है और इसमें 100% ETOH का केस है। बात क्लियर है? पहले में 100% एथाइल अल्कोहल है। तो ऐसा करने पे क्या होगा, क्योंकि वाटर क्या करेगा, वाटर ट्रांजिशन स्टेट पे, मतलब जब CCl पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका सॉल्वेशन होगा, तो वाटर क्या करेगा, वाटर का जो नेगेटिव पोल है मीन ऑक्सीजन और H पॉजिटिव, ये ट्रांजिशन स्टेट पे जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना वो ज्यादा स्टेबल होगा। जितना पोलर सॉल्वेंट होगा हम लोग बोलेंगे जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो TS इज मोर स्टेबल इन वाटर, क्योंकि सॉल्वेशन हो जाएगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड न्यूट्रलाइज हो, सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। तो उसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे एनर्जी की वैल्यू देखिए कैसा हो जाएगा, EA1। ये वाटर के केस में है। किस केस में है, वाटर के केस में। यही चीज अगर हम लोग बात करें एक्टिवेशन एनर्जी एथाइल एल्कोहल के ETOH अगर ले रहे हैं, तो इसमें ETOH की जो वैल्यू है वो ज्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ वाटर। तो ये ज्यादा होगा, यानी कि इसमें जो रिएक्शन का रेट होगा स्लो होगा, और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू, भाई प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या है, यहां तक एनर्जी चाहिए इसको और इसको यहां तक चाहिए, तो ये मिलना ज्यादा आसान है, ज्यादा आसान है तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, उसका रेट ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे सॉल्वेंट की पोलरिटी हम लोग चेंज करते जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्टिव होगा। पोलरिटी बढ़ेगी तो रेट फास्ट होगा और पोलरिटी कम होगी तो रेट। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा होती है। सॉल्वेंट डिक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बात क्लियर है? F नेगेटिव को एक बार लिया गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, और F नेगेटिव को एक बार लिया गया पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर की जा रही है। क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों की एक जैसी होगी या फिर डिफरेंट होगी, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो F नेगेटिव पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, इसका मतलब पॉजिटिव पोल क्या है, पॉजिटिव पोल H होगा इसमें, है ना। यहाँ पर कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, तो पॉजिटिव पोल बेसिकली इसमें क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पे H पॉजिटिव होगा। तो बताइए F नेगेटिव क्या होगा, F नेगेटिव ये सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट क्या होता है, रिलेटिवली लार्ज अमाउंट में होते हैं, तो जो भी नेगेटिव चार्ज उसको स्टेबलाइज करेगा। कैसे, बाई सॉल्वेशन, पॉजिटिव पोल पॉजिटिव पोल पॉजिटिव पोल, मतलब n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या जो भी इसमें पॉजिटिव पोल होगा H पॉजिटिव, वो इसको सराउंड कर रखा होगा। बात क्लियर है? n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर रखेगा। तो अभी क्या होगा, F नेगेटिव पे जो नेगेटिव चार्ज उसका डाइल्यूट होगा, उसका नेगेटिव चार्ज डाइल्यूट होगा तो हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। भाई चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। लेकिन सॉल्वेंट क्या कर रहा है, सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वोलिसिस कर देता है, सॉल्वेट कर देता है, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डाइल्यूट हो जाएगी। आइए बात करते हैं, यही बात हम लोग पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में बात करें। तो जब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, इस पे नेगेटिव चार्ज है। अभी क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसमें तो कोई पोल ही नहीं हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव कोई पोल ही नहीं है, तो जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही बना रहेगा। अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट भी आप ले रहे हो तो इसमें पोलर डाइमिथाइल फॉर्मामाइड आप ले रहे हो। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड में देखो जो पॉजिटिवली इसमें पोल है, मतलब कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन, ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, ये क्या होगा, स्टेरिकली हिंडर्ड है, स्टेरिकली हिंडर्ड है। स्टेरिकली हिंडर्ड होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज बताओ क्या उतने अच्छे तरीके से सॉल्वेट कर पाएगा जैसा कि ऊपर है? आंसर है नो, नहीं कर पाएगा। तो हम लोग बोलेंगे इसमें नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इस वाले के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। ये सॉल्वेट फ्लोराइड है जबकि ये फ्री फ्लोराइड है ना। ये कैसा है, सॉल्वेटेड फ्लोराइड है,
जबकि ये अनसॉल्वेटेड है। और अनसॉल्वेटेड की वजह से नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड ज्यादा है। हम लोग बोलेंगे पहले और सेकंड केस में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे सेकंड में न्यूक्लियोफिलिसिटी फर्स्ट के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताइए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, सॉल्वेशन किसका ज्यादा होता है, सॉल्वेशन जो एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन है, एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एटम। तो इनमें से सबसे ज्यादा सॉल्वेशन किसका होगा, क्योंकि सबसे छोटा साइज है ना, ऐसे देखिए और आई ऐसे, तो दोनों पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज किससे पास जाएगा, तो ज्यादा मिठाई में ज्यादा उसमें वो मक्खियां आती है ना, तो इसमें क्या, ये ज्यादा मीठा है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इस पे ज्यादा है। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से पॉजिटिव पोल इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव पोल ज्यादा होगा, इसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा, इसका सॉल्वेशन कम होगा। तो इन चारों में एक ही नेगेटिव चार्ज, लेकिन इस पर क्या है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, साइज छोटा है, तो इसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा। सॉल्वेशन ज्यादा होगा तो हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड इस पे ज्यादा कम होगा, जबकि इस पे नेगेटिव चार्ज में ये रीजन है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ऐसा हो जाता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसा। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, यहां पर क्या इसका सॉल्वेशन ही नहीं हुआ है ना, या नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो सॉल्वेशन ने अब चार्ज डेंसिटी चेक किया जाए, क्योंकि पहले सॉल्वेशन से इसका चार्ज डेंसिटी कम हो गया था। अभी क्या है, इसकी चार्ज डेंसिटी इनमें से सबसे ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी इनमें ज्यादा होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। तो याद रखिएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ये क्वेश्चन है, इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आप बेंजीन में बताओ, तो बेंजीन का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी फ्लोराइड की होगी, सबसे कम। लेकिन वाटर में पूछा जाए, एल्कोहल में पूछा जाए तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ऐसा होगा। बात क्लियर है? तो ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें एग्जैक्टली क्या पूछ रहा, पोलर सॉल्वेंट नहीं कुछ दिया जाए, फिर ये वाली कंडीशन लेके चलते हैं। अदरवाइज जब क्वेश्चन में गिवन है, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन को कितना भी इजी क्वेश्चन हो, एटलीस्ट 2 बार जरूर पढ़े कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या SN1 और SN2 में कोई रोल आता है कि नहीं आता है, ये उसके बारे में बात किया जाए। तो अगर SN1 रिएक्शन में बात करें तो रेट की डिपेंडेंसी किस पे होती थी, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट में क्या प्रेजेंट होता है, लीविंग ग्रुप, सबस्ट्रेट में लीविंग ग्रुप। SN2 की बात किया जाए, 1 स्टेप प्रोसेस होता था, तो चाहे SN1 हो या फिर SN2, दोनों में ही सबस्ट्रेट का रोल होता था रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, रेट डिटरमाइन करने में। तो सबस्ट्रेट में क्या प्रेजेंट है, लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है। लीविंग ग्रुप का मतलब बिगड़ा हुआ औलाद। बात क्लियर है? तो जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा, और लिविबिलिटी पुअर होगी तो रिएक्शन ही नहीं होती। यही रीजन है कि एमंग एल्काइल हैलाइड में एल्काइल फ्लोराइड नॉर्मली SN में पार्टिसिपेट नहीं करता है। एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता, जबकि सेम टाइम एल्काइल हैलाइड धड़ल्ले से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। इनफैक्ट एल्काइल हैलाइड की जितनी भी रिएक्शन है, सारी ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन पे ही है। तो लीविंग टेंडेंसी अच्छी होनी चाहिए। तो हम लोग बात करें, लीविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, लीविंग टेंडेंसी उसकी जितनी अच्छी होगी, SN1 और SN2 का रेट उतना ही ज्यादा होगा। किसी भी लीविंग ग्रुप की लीविंग टेंडेंसी या लिविबिलिटी की बात करें, किसी भी लीविंग ग्रुप की लीविंग टेंडेंसी या फिर लिविबिलिटी के बारे में बात करें, किस पर डिपेंड करेगा, आफ्टर डिपार्टिंग इट शुड बी स्टेबल, यानी वो निकलने के बाद कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, है ना। इसको आप लिख सकते हैं, आफ्टर डिपार्टिंग इट शुड बी स्टेबल। मतलब बिगड़ा हुआ अगर औलाद है, घर से अटैची बैग लेके निकल गया, बाहर उसको स्टेबिलिटी मिल गई, अच्छी नौकरी मिल गई, खुद अपने पैरों पे खड़ा हो गया, तो क्या होगा, वापस नहीं घर जाएगा। लेकिन अगर बाहर कुछ नहीं मिला तो फाइनली बोला जाता है कि फाइनली लौट हार के बुद्धू घर को आए, तो वो घर को अपने आ जाएगा।
तो डिपार्ट करने के बाद जितना स्टेबल होगा उसके अंदर लीविंग टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। बात क्लियर है? सब टाइम हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ से चेक करते हैं, जितना पुअर बेस होगा, जितना पुअर बेस होगा हम लोग बोले उसकी लीविंग टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कंजुगेट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड ऑफ लिविंग ग्रुप। उस लिविंग ग्रुप का जो कंजुगेट एसिड बने, लिविंग ग्रुप एक H पॉजिटिव है तो कंजुगेट एसिड बन गया, जितना एसिडिक उसका कंजुगेट एसिड होगा हम लोग बोले उसका लीविंग टेंडेंसी, डिपार्टिंग टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाई एल्काइल हैलाइड परफॉर्म SN रिएक्शन, धड़ल्ले से SN रिएक्शन देता है SN1 SN2। सेम टाइम एल्कोहल के बारे में बात करें, नॉर्मल कंडीशन पे, है ना, नॉर्मल कंडीशन पे ये SN रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर, नॉर्मल कंडीशन पे SN रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है। क्यों? क्योंकि Cl और OH में ये गुड Lg है, जबकि OH क्या है? पुअर Lg है। कैसे पता चला? आइए कंडीशन अप्लाई करते हैं। शेयर पे आप लिखवा लेके निकलेगा Cl नेगेटिव हो जाएगा और OH नेगेटिव हो जाएगा। क्या करिए, इसको आप एक H पॉजिटिव दे दीजिए लिविंग ग्रुप को तो उसका कंजुगेट एसिड बन जाएगा। तो ये HCl हो गया और वाटर हो गया। जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसकी लिविंग टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। तो एसिड है और वाटर, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड कैटेगरी में आता है ये, तो मच स्ट्रॉन्गर एसिडिक स्ट्रेंथ है HCl की वाटर। इसी वजह से एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन धड़ल्ले से होती है, SN रिएक्शन धड़ल्ले से परफॉर्म करता है, जबकि एल्कोहल रिएक्शन परफॉर्म, SN रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में परफॉर्म नहीं करता है। तो जब भी कभी आपको लिविबिलिटी कंपेयर करना है, क्या करें, उसको आप लिविंग ग्रुप को H पॉजिटिव दे दें और फिर आप कंपेयर कर लें लिविबिलिटी। चलिए इनमें हमें लिविंग टेंडेंसी कंपेयर करना है। इन चारों चेक करना है लीविंग टेंडेंसी। तो लीविंग टेंडेंसी चेक करना है, लीविंग ग्रुप क्या है उसको आप सर्कल कर लें। तो लीविंग ग्रुप यहां पर पहले वाले से लीविंग ग्रुप क्या बन जाएगा? कंजुगेट एसिड। इसका कंजुगेट एसिड बनाने का तरीका क्या है? एक H पॉजिटिव दे दे, H2 हो जाएगा। दूसरे वाले से वाटर है, तीसरे वाले से अमोनिया, चौथे वाले से HCl हो जाएगा। इनमें से जो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? HCl, यानी HCl, इसमें Cl यानी कि ये सबसे ज्यादा इसका लीविंग टेंडेंसी है। फिर वाटर, यस, फिर इसके बाद अमोनिया और सबसे वीकेस्ट बेसिस में ये है S। तो C2H तो निकलने के लिए तैयार ही नहीं होता, ऐसा ऑर्डर हो जाएगा। बात क्लियर है? और भी हम लोग जानते हैं। आइए एमंग हैलाइड्स में, है ना, अगर उसमें लिविंग टेंडेंसी आपको कंपेयर करना है, CH3X है, FClBrI। इसका कंजुगेट एसिड बना लीजिए, लिविंग ग्रुप एक एसिड दे दो। जो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसकी लिविंग टेंडेंसी HI एमंग हाइड्रोहेलिक एसिड में ज्यादा है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का है और यही लीविंग टेंडेंसी का है। बात क्लियर है? तो उसको आप H पॉजिटिव देके आप किडनी 8 से आ जाए तो वो सारे सारे क्या होते हैं? मॉडरेट लिविंग ग्रुप है। तो ये जहां कहीं बेटा नेगेटिव चार्ज है जिससे कार्बन अटैच हो जाए, ये पूरा पूरा एसिड है। इसे एसीटेट बोलते हैं, ट्राइफ्लोरो एसीटेट बोलते हैं, मेसाइलेट आयन बोलते हैं, MSO इसका एब्रिविएशन है, और इसका TFO एब्रिविएशन, ट्राइट्रिफ्लेट आयन इसको बोलते हैं। ट्रांसलेट आयन बोलते हैं, OTS होता है। इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे एक बैलेंस कर दिया जाए। तो इसमें लिविबिलिटी ऑर्डर आपको कंपेयर करना है तो कैसे कंपेयर करेंगे? तो देखिए इसमें ये लिविंग ग्रुप है, सबको एक एक S दे दिया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? तो इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा है, कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। जितना ज्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट
बेसिक स्ट्रेंथ इतना ज्यादा कम होगा और बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, लिबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसमें माइनस आई है जबकि प्लस आई, इसलिए सबसे ज्यादा लीविंग टेंडेंसी इसकी होगी, इसकी होगी। फिर से इसमें माइनस आई जबकि ये प्लस आई देगा, इसमें होगा। तो लीविंग टेंडेंसी का ऑर्डर ऐसा है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ये सारे मॉडरेट लीविंग ग्रुप में आते हैं। बात क्लियर है? यही चीज हम लोग बात करें इनके बारे में। टॉसलेट आयन है, ये है, इसके बाद ये दिया गया ये। तो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ को कौन कम करता है? माइनस वाला फैक्टर बेसिक स्ट्रेंथ कम करता है, CH3 प्लस एस देगा, जबकि यहाँ पर माइनस आई और यहाँ पर माइनस एम है। तो इसमें लीविंग टेंडेंसी ऐसा हो जाएगा। तो जैसे जैसे बेसिक स्ट्रेंथ कम होता जाएगा, यानी माइनस वाला फैक्टर डोमिनेट होता जाएगा, वैसे वैसे उसका लीविंग टेंडेंसी बढ़ता जाएगा। तो मार्केट में कुछ रेडीमेड रिएजेंट होते हैं जिनका काम है कि पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना। आइए हम लोग इनके बारे में बात करें। ये दे रखे हैं, इसमें लिविलिटी कंपेयर करना है। तो चेक करें सबसे वीकर बेस, जितना ज्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट, अवेलेबिलिटी कम, बेसिक स्ट्रेंथ कम, तो इस रेजोनेंस में है यहाँ पे। फिर इसके बाद इसमें तो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है जबकि बढ़ाने घटाने वाला कोई टेंडेंसी नहीं, तो लीविंग टेंडेंसी का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। या क्या करें, सबको एक एक केस दे दो, जैसे रिएक्शन चेक कर लो। ये फिनॉल बन गया, वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया। फिनॉल की ज्यादा होती फिर वाटर किससे कम, सबसे वीकर एल्कोहल कौन सा होता है? वीकेस्ट। इसमें एल्कोहल एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी होती है। एमंग में बेस्ट लीविंग ग्रुप जितने भी है, ये आपका बेस्ट लीविंग ग्रुप है ना। दबंग याद करिए, एक बार अगर N2 कहीं पर डिपार्ट कर गया तो शेयर्ड पैरा इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो फिर नाइट्रोजन के फॉर्म में आ जाए, N2 न्यूट्रल हो जाए। एक बार अगर निकल गया तो फिर तो ये अपनी आपकी भी नहीं सुनता, फिर वापस रिवर्स होने के चांसेस 0 हो जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन से फिर से केमिकल रिएक्शन कराने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर। नेचर में सबसे ज्यादा एयर की अगर हम लोग बात करें, नेचर में जो एयर है वो मिक्सचर के फॉर्म में है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा कंटेंट है ना, लगभग 80%, लेकिन रिएक्ट नहीं करता है। नाइट्रोजन कब रिएक्ट करता है? जब लाइटनिंग होती है ना। जब लाइटनिंग होती तब नाइट्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। NO का फॉर्मेशन होगा, NO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, NO2 बनता है। NO2 जो वेपर फॉर्म में, यानी जो बादल क्लाउड है वेपर फॉर्म में वाटर है, उससे इंटरेक्ट करता है, नाइट्रिक एसिड बनता है जिसे हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। तो नाइट्रोजन जितने भी लीव सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप, इसीलिए हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट की जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पढ़ेंगे तो वहां पर नाइट्रोजन का बहुत अच्छी लिविंग टेंडेंसी की वजह से कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वहां पर आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा। आफ्टर डिपार्टिंग जितना स्टेबल होगा ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये नॉन पोलर, इसका डायपोल क्या हो जाएगा? 0। ऐसा हो जाएगा। देखो N2 हो जाएगा, NH3 हो जाएगा और NH2 नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका डायपोल बॉन्ड क्या हुआ? 0 हो गया। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप, फिर मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर NH3 और नेगेटिवली चार्ज की स्टेबिलिटी न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में कहीं कम होती है, तो ये दोनों ज्यादा स्टेबल है और इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल से लिविंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर अमोनिया, फिर NH2 नेगेटिव। अभी एसाइलेशन जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे वहां पर इसका रोल आएगा। फिर से लीविंग टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी हम लोग बोले वो उतना अच्छा एसाइलेटिंग रीजन होगा। तो डिफरेंट केस में एसाइलेटिंग रीजन पॉसिबल। सबसे अच्छा एसाइलेटिंग रीजन कौन होगा? तो सारे केस में H दे दो, ये क्या हो गया? HX हो जाएगा, HClH गैर को लिख सकता है, RCOOH हो जाएगा, वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया और अमोनिया हो गया। बताइए सबसे अच्छा, नाम में ही दो है, हाइड्रोहाइड्रिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्गेनिक से ज्यादा होती है। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप ये होगा, फिर ये होगा। वाटर वर्सेस एल्कोहल में एल्कोहल वीकर एसिड होता है, इस वजह से वीकर लिविंग ग्रुप हुआ। सबसे वीकेस्ट लिविंग टेंडेंसी NH2 की होगी, क्योंकि सबसे वीकेस्ट एसिड उसमें वही बना रहा है। तो ऐसे अगर कंपैरिजन के लिए पूछा जाए तो आप क्या करें, उससे लिविंग ग्रुप निकालो और H दे दे, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लो। जितना स्ट्रॉन्गर कंजुगेट एसिड होगा करस्पॉन्डिंग लिविंग ग्रुप की लिविंग टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूजुअली एल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म नहीं करते हैं। यूजुअली एल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म नहीं करते। ROH अगर इसकी रिएक्शन आप NaCl से करा दें या NaBr के साथ करा दें, है ना, नो रिएक्शन।
क्यों नहीं रिएक्शन हो रहे? BrOH यहां से निकलने के लिए तैयार है, न्यूक्लियोफाइल ये है और लीविंग ग्रुप ये है, लेकिन पुअर Lg की वजह से यहाँ पर रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन एल्कोहल को आपने क्या किया? HBr के साथ रिएक्शन कराया, तो अब क्या होगा? यहां पर लोन पेयर है और ये H, सबसे पहले क्या बनाएगा? ऐसा। तो आपसे पूछा जाए वाटर और OH में ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा है? तो वाटर ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप होगा OH के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि आफ्टर डिपार्टिंग ऐसा है, देखिए आफ्टर डिपार्टिंग ये वाटर न्यूट्रल हो जाएगा, जबकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये ज्यादा स्टेबल है इसलिए ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप हो जाएगा। तो ये पुअर Lg था, और अभी क्या हुआ? जब इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये गुड Lg हो जाएगा। क्यों गुड Lg हो जाएगा? आपको सिखाया गया है जब आप किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म प्रपोज करें, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस एलिमेंट को गुस्सा आ जाएगा, और गुस्सा आ जाए तो अगला स्टेप क्या? उसके बाद कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो अगले स्टेप में क्योंकि गुड Lg हो गया तो ये शेयर्ड पेयर बन के निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। डिपेंड करेगा वीक न्यूक्लियोफाइल तो इस तरीके से होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो सेमी स्टेबल रिएक्शन। तो एल्कोहल इसका एक सोल्यूशन है, न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस पर रिएक्शन नहीं दे रहा, लेकिन एसिडिक मीडियम में दे रहा है। रीजन क्या है? एल्कोहल जो पुअर लीविंग ग्रुप है गुड में कन्वर्ट हो जाता है। एक तो तरीका ये रहा। दूसरा तरीका क्या करें? इसको पहले गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दें। तो इसमें ट्राइफ्लिक एसिड के साथ रिएक्शन करें। तो ट्राइफ्लिक एसिड क्या है? ट्राइफ्लिक एसिड ये, पहले इसके साथ रिएक्शन करा ले। तो एसिड और एल्कोहल, एसिड एल्कोहल रिएक्ट करेगा तो वाटर और साथ में ईस्टर का बनना होगा। तरीका क्या होगा? इसका H होगा और इसका OH होगा। एक तरीका है एसिडिक मीडियम में लेने, दूसरा क्या करो? पहले इसको गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दो, तो इसका OH हो जाए, इसका H हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। अब जो भी यहां पर आप न्यूक्लियोफाइल लेके जाए वही NaBr के साथ अब रिएक्शन कराए तो रिएक्शन हो जाएगी NaBr के साथ, ये है ना, क्योंकि ये गुड लीविंग ग्रुप हो गया, ये गुड Lg में कन्वर्ट हो गया। अब ये न्यूक्लियो रिएक्शन हो जाएगा, RBr का बनना हो जाएगा और इसमें काउंटर पार्ट पे L आ जाएगा। तो याद रखिए एल्कोहल पुअर लीविंग गुड लीविंग बनाने का तरीका क्या, जो मैंने अभी लिस्ट लिखे थे मॉडरेट वाले, उसको एसिड के फॉर्म में लेके इसके साथ ईस्टर का फॉर्मेशन कर लें और अब ये गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करा दें या जो भी न्यूक्लियोफाइल उसके साथ रिएक्शन करा दें। बात क्लियर है? तो लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, चाहे वो SN1 हो या SN2, दोनों के